नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके समकक्ष उपस्थित हूँ। डॉक्टर कृष्णकांत क्लासेस, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जो आपको आपकी अध्यापक शिक्षा के जो विभिन्न पाठ्यक्रम हैं उनसे संबंधित विभिन्न उपविषयों पर वीडियो लेक्चर उपलब्ध करवा रहा है। अभी हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का जो टॉपिक्स हैं वो चल रहे हैं। जल्द ही ये पूरा होने वाला है। इसकी फिर मैं एक आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शेयर करूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा की सार्वभौमिकता। एक शब्द है जो अध्यापक शिक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को सैकड़ों बार सुनने को मिलता है, यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उससे संबंधित ये एक उपविषय है। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ विभिन्न शिक्षण बिंदु हैं उनके ऊपर बात करेंगे। मेन जो टीचिंग पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ यूई, कि हम ये पढ़ेंगे कि यूई है क्या। एस्पेक्ट्स ऑफ यूई ऑफ स्कूल एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत जो हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करते हैं तो उसके विभिन्न पहलू कौन कौन से, इस पर बात करेंगे। एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूई ऑफ स्कूल एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है उसके उद्देश्य क्या है। नीड इंपॉर्टेंस ऑफ यूई ऑफ स्कूल एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है उसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। और अंत में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूई इन इंडिया। भारत के अंदर जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के रास्ते में कौन कौन सी दिक्कतें और चुनौतियां सामने आ रही हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अगली स्लाइड पे। इसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं। जैसे मैं हर बार बताता हूं कि अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या क्या कर सकने योग्य हो जाएंगे। पहला डिफाइन यूई, आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को परिभाषित कर पाएंगे कि होता क्या है। दूसरा, डिस्क्राइब एस्पेक्ट्स ऑफ यूई ऑफ स्कूल एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा के सार्वभौमिकरण या प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के विभिन्न जो पहलू हैं वो कौन कौन से, इसको आप डिस्क्राइब कर पाएंगे, इसकी व्याख्या आप कर पाएंगे। एक्सप्लेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूई ऑफ स्कूल एजुकेशन, यूई या विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य क्या है उसको आप उनकी व्याख्या कर सकेंगे। एक्सप्लेन नीड इंपॉर्टेंस ऑफ यूई और स्कूल एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता और महत्व क्या है इसको बता पाएंगे। और अंत में है कि जो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है उसको कौन कौन सी चीजें रोक रही हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं उसको अर्जित करने में। प्रारंभ करते हैं भूमिका से। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए नेशनल गोल इन इंडिया। भारत में इसे एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय लक्ष्य क्या, जिसके ऊपर पूरे देश की जो योजनाएं हैं, देश की जो मुख्य धारा की जो नीतियां हैं वो उसके ऊपर टिकी होती हैं कि ये लक्ष्य हासिल करना ही है। तो इसको राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। केंद्र और राज्य सरकारें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर मेकिंग स्टेनियस एफर्ट्स टू अचीव दिस गोल। अथक प्रयास, लगातार प्रयास हो रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं। 1986 की पॉलिसी, कोठारी कमीशन, उसके बाद आप जितनी योजनाएं हैं उन सब के अंतर्गत देख लीजिए कि ये वाला जो शब्द है वो तब से चला आ रहा है और आज हम 2022 में आ गए हैं तब भी ये पूर्ण नहीं हो पाया है। तो इसके लिए प्रयास जारी हैं। काफी हद तक हमने कामयाबी भी हासिल की। आगे वाली दो पंक्तियां शायद इसको थोड़ी सी व्याख्या करेंगी। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज एफर्ट्स, ये जो प्रयास किए गए इनका नतीजा क्या निकला। 94% ऑफ कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन हैज प्राइमरी स्कूल्स। 94% भारत की जो जनसंख्या है उनके पास प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हैं विद इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत। 94%, बहुत बड़ा। भारत जैसी विशाल और विशद पॉपुलेशन की जहां हम बात करें और उसके साथ साथ इतने लैंड फॉर्म्स हैं हमारे पास, भूमि की इतनी तरह की विभिन्नताएं हैं। कहीं डेजर्ट है, रेगिस्तानी इलाका है, कहीं पहाड़ी है, कहीं प्लेन है, कहीं पठार है, तटीय इलाके हैं। तो इस तरह के इलाकों के अंदर प्राइमरी स्कूल बना पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको भारत सरकार ने
राज्य सरकारों ने लिया है। आगे ये कहता है एंड 85% ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज अपर प्राइमरी स्कूल ग्रेड 6 to 8 विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। 85% जो जनसंख्या है उनके पास 3 किलोमीटर के दूरी के अंदर अंदर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन या यूईई की। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज एन एजुकेशनल टर्म, ये एक शैक्षिक शब्द है। refers to make education available to all children in the age group of 6 to 14 or in class 1st to 8th। ये कहता है कि यूईई जो है प्राथमिक शिक्षा का या विद्यालय शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है, यह एक शैक्षिक शब्द है और किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? ये 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं या पहली से 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध करवाने के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आल्सो मींस फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट 14 ईयर्स ऑफ एज। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण जो है, ये क्या कहते हैं, इसका अर्थ सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना भी है। मुफ्त देनी है, अनिवार्य देनी है। मुफ्त देने का मतलब कोई चार्ज नहीं लेना, किसी तरह की कोई फीस नहीं लेनी, और अनिवार्य का मतलब है राज्य का उत्तरदायित्व बनता है कि वो हर बच्चे को आइडेंटिफाई करे, पहचान करे, उस तक पहुंचे और उसको शिक्षा देना सुनिश्चित करे। यही चीज अचीव नहीं हो रही। आगे एक और पंक्ति है, शिक्षा का सार्वजनिकरण 3 शब्दों में यह प्रयोग हो सकता है, सार्वजनिकरण, लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण। का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। निश्चित स्तर क्या है? 14 वर्ष की आयु तक सभी लोगों के लिए, मतलब धर्म, स्थान, रंग, जाति, लिंग, किसी भी तरह का विभेद नहीं देखना है। जो भारत की टेरिटरी के अंदर, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहे हैं, जो इस एज ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, वो एलिजिबल हैं। उन सबको शिक्षा प्रदान करना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है और स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेदारी है। ये है यूईई का अर्थ। आगे बढ़ते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। जब हम यूईई की बात करते हैं तो इसके पहलू कौन कौन से आते हैं? 4 मुख्य पहलू हैं जो इसके अंतर्गत होने चाहिए। पहला है यूनिवर्सल असेस एंड प्रोविजन। असेस मतलब पहुंच में होना चाहिए। हमने पढ़ा 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय है और 3 किलोमीटर के दायरे में मिडिल स्कूल है। उसके बाद अगर हम 10th के स्कूल की बात करें, +2 के स्कूल की बात करें, हायर एजुकेशन के लिए महाविद्यालय और उससे उच्चतर शिक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय की बात करें, तो ये जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। और उसमें भी हमने पढ़ा कि 90-94% या 85% की बात हो रही, जिसमें कुछ जनसंख्या अब भी छूट रही है। तो यूनिवर्सल असेस का मतलब सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए या प्रावधान होना चाहिए। किसका? स्कूलिंग फैसिलिटी, विद्यालय की सुविधाएं देना, फॉर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टू ऑल चिल्ड्रन। सभी बच्चों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो शिक्षा के विद्यालय हैं वो उपलब्ध होने चाहिए बिना किसी भेदभाव के। और भेदभाव के दायरे क्या बताए हैं? कास्ट, सेक्स, रिलीजन, जाति, लिंग और धर्म, इन सब को एक हाशिए पर रखकर पूरे भारत की जनता के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका पहला पहलू है। असेस मतलब पहुंच, विद्यालय नजदीक होगा तो ही पढ़ा पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं होगा। दूसरा है यूनिवर्सल एनरोलमेंट, विद्यालय बन गया, पहला आपने अचीव कर लिया। दूसरा क्या है? बच्चों का नामांकन करना, और वो नामांकन क्या है? यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा छूटे ना। और आप देख लीजिए अपने इर्द गिर्द, ईंट भट्टे के पास से कहीं से गुजर रहे हैं, वहां आपको बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मिलेंगे जो मजदूरी का काम कर रहे होंगे। छोटे छोटे ढाबों पे चले जाइए, वहां पर आपको बच्चे काम करते हुए मिलेंगे। स्लम एरियाज में चले जाइए, वहां पर आपको मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आप भी आज भी यूनिवर्सल एनरोलमेंट से अछूत हैं।
ये पहलू पूरा होना चाहिए। तीसरा है यूनिवर्सल रिटेंशन। रिटेंशन होता है जिसको हम कहते हैं धारण करना, धारण करना, बनाए रखना किसी चीज को। एक बच्चे ने पहली कक्षा में दाखिला लिया, वो फेल हो जाता है, दूसरी कक्षा में फेल हो जाता है, फिर तीसरी कक्षा में फिर वो विद्यालय छोड़ देता है, रिटेंशन नहीं रहा। बच्चे ने पहली कक्षा में दाखिला लिया और वो अपनी 14 वर्ष तक की 7वीं या 8वीं कक्षा की जो पढ़ाई है वो पूरी कर कर आगे निकल जाता है, उसको हम कहेंगे रिटेंशन। और सार्वभौमिक रिटेंशन की बात करता है, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ऑल एनरोल्ड चिल्ड्रन शुड बी रिटेन्ड इन स्कूल टिल दे कंप्लीट 8 years ऑफ स्कूलिंग। जब तक वो अपनी 8 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी नहीं कर लें, तब तक वो विद्यालय में बने रहने चाहिए। ये है यूनिवर्सल रिटेंशन। ये बहुत आंकड़ा आगे जाकर लड़खड़ा जाता है। अगला है यूनिवर्सल अचीवमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। इसमें बहुत डावाडोल है मामला। ऑल चिल्ड्रन कंप्लीटिंग ए स्पेसिफिक लेवल और ग्रेड ऑफ एजुकेशन। लेवल कक्षाएं हैं, ग्रेड कक्षाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, फिर 11th और 12th, +1 +2 की बात करते हैं, आगे जाकर और हो जाता है। शुड अटेन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग prescribed फॉर दैट लेवल ऑफ ग्रेड। अब ये कहता है न्यूनतम अधिगम स्तर। पहली कक्षा के बच्चे को हिंदी के अंदर क्या पढ़ना लिखना आता है, अंग्रेजी के अंदर क्या पढ़ना लिखना आता है, उसका शब्द भंडार कितना है, वो लिख कैसे सकता है, उसकी गणितीय योग्यताएं क्या हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, विज्ञान के अंदर उसे कितना आता है, ये न्यूनतम अधिगम स्तर होता है। पहली कक्षा पास करके कोई बच्चा है वो इतना जानता है, दूसरी वाले को इतना आता है, तीसरी वाले को इतना आता है, चौथी कक्षा वाले को इतना आता है। वो पूरा होना जरूरी है। ये है क्वालिटी एजुकेशन का एस्पेक्ट, जिसमें हमारे विद्यालय पिछड़ रहे हैं। ये इसका हिंदी वर्जन है। आगे बढ़ते हैं। एम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। हमें क्यों चाहिए, जो ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण है वो हमें क्यों चाहिए। पहला है एम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञानार्जन का उद्देश्य। पढ़ेंगे तभी ज्ञान आएगा, अन्यथा हम अज्ञानता का जो अंधकार है उससे घिर कर रहेंगे, और वो बड़ा देश के लिए, समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगा। दूसरा है एम ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। माना जाता है कि पढ़े लिखे लोग बुद्धिमान होते हैं और मानसिक विकास उनका अच्छा होता है। वो अंधविश्वासों में नहीं पड़ते, वो तार्किक होते हैं, वो ठीक तरह से अपना जीवन जीते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचते हैं, कार्य प्रणाली अच्छी होती है। तो इसके लिए भी हमारा ये जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, प्राथमिक शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा का, विद्यालयी शिक्षा का, वो जरूरी है। अगला है एम्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास का उद्देश्य। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने शरीर का ठीक से ध्यान रखता है, उसका विकास करने में ये ज्ञान जो है वो सहायक होता है। अगला है, और जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या या जनता जो है वो अगर शारीरिक रूप से मजबूत है, स्वस्थ है, तो उस राष्ट्र का विकास अच्छा होता है। एम ऑफ मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा के द्वारा हम ये दो पहलू भी जो हमारे व्यक्तित्व के होते हैं इनको फलीभूत करना चाहते हैं, जिसमें नैतिकता और चारित्रिक विकास जो है वो आता है। अगला है एम ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। संस्कृति का हस्तांतरण शिक्षा का बहुत मूलभूत कार्य है, कि वो संस्कृति के जो विभिन्न पहलू हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाए। तो ये तभी पूरा होगा जब बच्चे शिक्षित होंगे, अन्यथा जो सांस्कृतिक विकास है वो रुक जाएगा। अगला है एम ऑफ सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक कुशलता के विकास का उद्देश्य। बच्चे पढ़ेंगे, अपने जीवन को कुशलता पूर्वक जिएंगे, अपने कार्यकलाप ठीक तरीके से करेंगे, तो उससे एक चीज ये होगी कि वो सामाजिक रूप से कुशल हो पाएंगे, और समाज जब गति करेगा तो राष्ट्र गति करेगा। अगला है एम ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं, उन सभी को एक साथ, एक गति के साथ, एक दिशा के अंदर आगे बढ़ाना भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण का या शिक्षा का उद्देश्य है। एम ऑफ अर्निंग लिवलीहुड, जीविकोपार्जन का उद्देश्य। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपने जीवन को ज्यादा ठीक तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि वो आजीविका कमाने में ज्यादा सक्षम होते हैं। तो ये कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के। कुछ और हैं, अब हम बात करेंगे इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस की, आवश्यकता और महत्व क्या है। पहला है फॉर एक्सपेंशन ऑफ लिटरेसी,
साक्षरता के प्रसार के लिए यूईई, जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, वो अनिवार्य है। दूसरा है फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक, जो हमारी आवश्यकताएं हैं रोजमर्रा की, उनकी जो पूर्ति है वो तभी हो पाएगी जब हम ठीक से अपने जीवन को व्यतीत करने, आजीविका कमाने, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस तरह से सक्षम हो जाएंगे तब। और वो कब हो पाएंगे? जब हम शिक्षित हो जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर सेल्फ एजुकेशन, स्व शिक्षा के लिए आवश्यक है। स्व शिक्षा क्या है? अपने लिए पढ़ना, अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करना, अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए पढ़ाई करना, और ये सारा शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से जुड़ा हुआ है। शिक्षा का प्रारंभिक स्तर इसका आधार है। अगला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल और पर्सन, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक। किसी व्यक्ति, पर्सन जो है, व्यक्ति विशेष है, उसका विकास तभी संभव है जब वो अच्छे से पढ़ाई करेगा। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, आप देखते हैं चुनावों का दौर है, जनता को लुभाया जाता है पैसे दिखाकर, योजनाएं दिखाकर, झूठे स्वप्न दिखाकर, परंतु जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अपने वोट का प्रयोग ठीक तरीके से करेगा। और जनतंत्र तभी सफल होता है जब हम अपने वोट का ठीक प्रयोग कर सकते हैं। और वो किससे होगा? जब हम शिक्षित होंगे, हम विभिन्न तरह की योजना और बाकी चीजों के ऊपर चिंतन मनन करेंगे, और फिर हम देखेंगे कौन सा नेता, कौन सी सरकार हमारे लिए लाभकारी है। तब हम एक स्वस्थ और कुशल और विकसित जनतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। अगला है फॉर पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता के लिए। मैं किसी को वोट क्यों दूं? इसके पीछे मेरी एक आइडियोलॉजी है, मेरा एक आदर्श है, मेरी एक फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी। उससे पता लगेगा, और वो शिक्षा के द्वारा ही विकसित होती है। शिक्षित व्यक्ति ज्यादा बेहतर सोच सकता है। नेक्स्ट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की भावना में सहायक होता है यूईई। क्यों? क्योंकि जब हम अपने जीवन को ठीक से जीने लगेंगे, जब हमारे अंदर तार्किकता, ज्ञान, बुद्धि, जागरूकता आएगी, तो हम सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की बात को भी ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर द डेमोलिशन ऑफ कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता के विनाश के लिए आवश्यक। सांप्रदायिकता बहुत बढ़ गई है। आज गांधी जी का गांधी जी की पुण्यतिथि है, और कुछ लोग इसको बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सांप्रदायिकता ही है कि आपके दिमाग में एक ऐसे महामानव के प्रति कुछ ऐसी चीजें भर दी गई हैं। विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न स्थानीय संस्थाओं ने अपने अपने संप्रदाय को बढ़ाया है। तो वो जो खतरा है, उसको अगर खत्म किया जा सकता है तो वो शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं। और शिक्षा का होना प्रारंभिक स्तर पर बड़ा अनिवार्य है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। कौन सी वो चुनौतियां हैं, कौन सी वो दिक्कतें हैं जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने में हमें रोक रही है। पहला, एपैथी ऑफ पेरेंट्स, अभिभावकों की उदासीनता। ज्यादातर जो बिलो पॉवर्टी लाइन के पेरेंट्स हैं, हैंड टू माउथ है, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा पढ़े या ना पढ़े। उन्हें ये रहता है कि आज ये मेरे साथ जाएगा तो कुछ और रोजगार मिलेगा, कुछ और कमा कर लाएगा, हमारे घर का काम चलेगा। शिक्षा के प्रति अभी भी जागरूकता का जो स्तर है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ये उदासीनता कहीं ना कहीं इस पहलू को रोकती है। अगला है रिजिडिटी ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स को एजुकेशन। भारत में सह शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लड़के और लड़कियों को साथ पढ़ाना, और लड़के और लड़कियों के अलग अलग विद्यालय खोल पाना भारत जैसे देश के लिए, हर स्तर पर खोल पाना, हर जगह खोल पाना संभव नहीं है। ये दृष्टिकोण भी कहीं ना कहीं इसको करते हैं कि लड़कियों को लड़कों के साथ नहीं पढ़ाना तो विद्यालय नहीं भेजना अगर स्कूल नहीं है। अगला है हाई पॉपुलेशन, जनसंख्या, बहुत अधिक जनसंख्या। हमने पढ़ा 94% को ये मिल गया, 85% को ये मिल गया। अगर वो 85% और 94% देखें तो अभी भी लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन तक वो पहुंच नहीं है। तो ये जो बड़ी जनसंख्या है, इसको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा पाना भी बहुत मुश्किल है। अगला है अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि भारत में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। निपटाना जैसे होता है ना, भार समझा जाता है। शादी कर दो, लड़की है, इतने साल की हो गई, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगला है पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की गरीबी। गरीबी जो है
वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ी त्रासदी है, क्योंकि उसमें आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और गरीबी का जो कुचक्र है उसको अगर तोड़ना है तो शिक्षा एक बड़ा साधन है। कोशिश करते हैं पेरेंट्स, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो हमारी शिक्षा के अंदर एनरोलमेंट और उसकी जो रिटेंशन है और उसकी क्वालिटी का जो एस्पेक्ट है उसको कहीं ना कहीं बाधित करता है। अगला है लैक ऑफ बजट, लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर एजुकेशन। भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी विभिन्नताएं, इतने धर्म, इतनी जाति, इतनी जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, उनको देखते हुए जितना बजट होना चाहिए शिक्षा पर उतना बजट नहीं है। वित्तीय प्रावधान अभी भी कम है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोकल बॉडीज इन एजुकेशन और स्कूल। स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, ये जो हैं वो शायद ही किसी विद्यालय में किसी स्थान पर जाकर उनके अंदर रुचि लेते हैं कि हम इनके लिए काम करवा दें। उनको लगता है कि ये काम सरकार का है, वो अपने आप देखेगी। तो ये वाला जो समस्या है, अगर प्रत्येक स्थानीय संस्था अपने यहाँ स्थापित जो निजी संस्थान है, स्थानीय संस्थान है शिक्षा के, उनमें अगर रुचि लेने लगे तो शायद इस समस्या का हल हो सकता है। अगला पॉलिटिकल सेल्फिशनेस। सरकार नहीं चाहती कि आप पढ़ें, और ये हम कोविड में देख सकते हैं। सबसे पहले विद्यालय बंद किए जाते हैं, सिनेमा हॉल खुले हैं, बार खुले हैं, शराब के ठेके खुले हैं, सारी चीजें खुली हैं, रेलगाड़ियों में सवारियां भर भर कर जा रही हैं, बसें जा रही हैं, परंतु विद्यालय बंद कर दो। और पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है। बच्चों के अंदर जो लर्निंग का गैप आ गया वो बहुत खतरनाक हो गया। तो सरकार नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। ये स्वार्थ है सरकार। एक जो सरकार कुछ करती है, एक संस्थान खोलती है, दूसरा उसके प्रति दूसरे तरीके का रवैया अपनाता है। ये एक दिक्कत है। अगला है लो एनरोलमेंट ऑफ SC ST एंड ओबीसी कास्ट ऑफ सोसाइटी। समाज के कुछ जातियां हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, उनका एनरोलमेंट बहुत ही नीचा है, बहुत ही कम है, बहुत ही अल्प है। आगे है लो एनरोलमेंट रेशियो ऑफ गर्ल्स। लड़कियों की निम्न नामांकन दर। लड़कियों को भी, जैसे मैंने बताया, प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा के अंदर हो सकता है, परंतु जैसे ही 8th में जाता है कुछ लड़कियां विद्यालय छोड़ देती हैं, 9th 10th में जाकर और छोड़ देती हैं, 11th 12th में बहुत सारी लड़कियां छोड़ देती हैं, और जो महाविद्यालय शिक्षा है वहां तक कुछ ही बच्चियां पहुंच पाती हैं। ये जो निम्न नामांकन दर है, ये एक बहुत बड़ा बार है, एक चैलेंज है, जिसको पार कर पाना भारतीय जो सरकार है उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अगला है लो एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बालकों का निम्न नामांकन। सर्व शिक्षा अभियान के बाद स्थानीय विद्यालयों में नामांकन होने लगा है। उससे पहले तो उसको एनरोल ही नहीं किया जाता था। आपका बच्चा अंधा है, नहीं कर सकते। आपका बच्चा मंदबुद्धि है, नहीं पढ़ा सकते। आपका बच्चा अपंग है, नहीं पढ़ा सकते। तो ये एनरोलमेंट ही नहीं होता था। अब भी उतना नहीं है। विशेष तरह के विद्यालय नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो ये एक दिक्कत है। अगला है फाल्टी करिकुलम, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में बहुत सारे दोष, स्थानीय संस्कृति, जातियों से संबंधित, धर्म से संबंधित, अपडेट होने से संबंधित, ऐसे बहुत सारे दोष हैं जिनको दूर करना अनिवार्य है। अगला है लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स, योग्य अध्यापकों का अभाव। और अब अध्यापक शिक्षा, भारतीय अध्यापक शिक्षा वर्तमान में जिस दौर से गुजर रही है, ये भारत का दुर्भाग्य कहा जाएगा, जहां ऐसे अध्यापक हम सब तैयार करने में लगे हैं जो कभी महाविद्यालय नहीं आते, जिन्हें पता नहीं है कैसे पढ़ाना है, और वो क्या पढ़ाएंगे ये आगे जाकर देश का भाग्य निश्चित करेंगे कि क्या होना है। आने वाला समय भारत के लिए बहुत खराब है। अगला है रिमोट एरियाज, राजस्थान, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी इलाके, उनके अंदर विद्यालय शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना बहुत मुश्किल काम है। ये भी एक महिला का मुद्दा है जो यूई को प्रभावित करता है। अगला है लैक ऑफ फीमेल टीचर्स, महिला अध्यापकों की, अध्यापिकाओं की कमी। को एजुकेशनल स्कूल हैं, वहां फीमेल टीचर नहीं है, तो लड़कियों को भेजने में पेरेंट्स जो है वो कोताही करते हैं, क्योंकि एक उम्र विशेष के अंदर लड़कियों को कुछ विशेष तरह की सलाह की आवश्यकता होती है, जो भारतीय समाज में सिर्फ वो महिला अध्यापिकाओं से ही ले सकती हैं। पढ़ने पढ़ाने का काम हो सकता है, परंतु उनकी शारीरिक कुछ समस्याएं होती हैं, उनमें महिला अध्यापिकाओं की आवश्यकता रहती है। ये भी एक समस्या है जो सारी जगह ना हो तो फिर वहां दिक्कतें आती है। अगर गवर्नमेंट फेलियर इन अप्लाई टू कंपल्सरी एजुकेशन, सरकार
अनिवार्य शिक्षा का जो कानून है, जो प्रावधान है, इसको लागू करवाने में विफल रही, चाहे वो कुछ भी कारण रहे हो, परंतु सरकार को ये पूरा करना चाहिए और स्थानीय जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनको इसमें अपनी हिस्सेदारी है वो निभानी चाहिए। अगला है लैक ऑफ प्रॉपर एडमिशन पॉलिसी, सही दाखिला नीति का। पहले सेशन एक स्पेसिफिक टाइम पे प्रारंभ होता था और फिर उसका अंत होता था। अब जो दाखिले हैं, आप देख लीजिए, पूरे साल भर दाखिले चलते हैं। अब उसका दाखिला हो रहा है, अब उसका हो रहा है, कोई सेशन नहीं बचा है। किस तरह से दाखिला होना है, क्या एग्जामिनेशन की पॉलिसीज रहेंगी, ये बड़ी डामाडोल है। अगला है इनसफिशियंट एंड अनअट्रैक्टिव स्कूल बिल्डिंग्स, अपर्याप्त और अनाकर्षक विद्यालय भवन। आप देखिए, ब्लैक बोर्ड नहीं है, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, लाइब्रेरी नाम की कोई जगह नहीं है। ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहां पर जिन वजह से हमारी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, वो पिछड़ रही। नेक्स्ट है इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स, अभिभावकों की अज्ञानता व निरक्षरता, जो हमें FFT में पढ़ा, ये हमने अनपढ़ता सॉरी उसमें पढ़ा कि वो गरीब हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन वजहों से जो पेरेंट्स हैं वो भी इतने अवेयर नहीं है कि वो शिक्षा के फायदे या दूसरे कार्यों को देखते हुए बच्चों को एनरोल करवा पाए। अगला है लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन स्कूल एंड लोकल कम्युनिटी। हमने ऊपर भी इसके बारे में विचार किया कि कोऑपरेशन का अभाव है, विद्यालय और कम्युनिटी में जुड़ाव नहीं संभव हो पा रहा, और वो जुड़ाव जब तक संभव नहीं होगा तब तक विद्यालय जो है वो उन्नति नहीं कर सकता, अच्छे से कार्य नहीं कर सकता। और जहां जहां ऐसा है, जिनमें जुड़ाव है, तो वहां हम बेहतर परिणाम देख रहे हैं। अगला है इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी टुवर्ड्स डिजायर एनरोलमेंट, वांछित नामांकन के प्रति प्राधिकरण जो अथॉरिटी है का उदासीन रवैया। क्यों नहीं एनरोल हुए, ये प्रश्न कोई नहीं पूछता। एक बार आंकड़ों के बारे में कुछ आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, आंकड़ों का खेल हो रहा है, तो ये उदासीन रवैया जो है ये बहुत खतरनाक है। अगला है प्रॉब्लम ऑफ स्कूल फैसिलिटीज, पीने का पानी, बिल्डिंग, बिजली, टीचिंग एड्स, अच्छे ब्लैक बोर्ड, अच्छा फर्नीचर, समय पर उनको हम टीचिंग मटेरियल, किताबें और दूसरी जो चीजें हैं वो उपलब्ध करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पाए, इस तरह की जो चीजें हैं वो कम है। अगला है प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक समस्याएं। योजना बनती है दिल्ली के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर या जहां पर उनका प्रशासन तंत्र है, और समस्याएं कहाँ की है, किसी दूर दराज के इलाके के किसी स्कूल की समस्या है, जो जाति के मामले से जूझ रहा है, जो धर्म के मामले से जूझ रहा है, जो कुछ और लिंग आधारित समस्याएं जहां लड़कियों को नहीं भेजना उससे जूझ रहा है। तो जो लोकल बॉडी, लोकल लेवल पर जो लोग बैठे हैं, उनकी समस्या को ऊपर तक समझा नहीं जा रहा, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगला है आउटडेटेड मेथड ऑफ टीचिंग, अभी भी उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है जिस तरीके से आज से 10, 12, 15 साल पहले पढ़ाया जाता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द स्कूल, टीचर का ट्रांसफर कर देना, इस इलाके में रहना तो ऐसा करना है, उस गांव का नेता ये इसकी बात माननी है। इस तरह की दखलंदाजियां जो है वो शिक्षा, राजनीति शिक्षा के अंदर आ गई, और ये बहुत घातक मतलब सूचक है, जिससे शिक्षा व्यवस्था बदलेगी और आने वाला समय शिक्षा के लिए ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अगला है लैक ऑफ रिसर्च वर्क ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न समस्याओं पर अनुसंधान का अभाव। अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, उन पर रिसर्च नहीं हो रही, खोज नहीं हो रही ताकि उनके हल खोजे जा सकें। अगर ऐसी खोज हो तो क्या हो सकता है, हम उनको दूर कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेज है जो हमने पढ़े, अगर इनको हटा दिया जाए, इनको दूर करने का प्रयास किया जाए, तो हम जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है इसको प्राप्त कर सकते हैं। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपका अपना डॉक्टर कृष्ण का।